एक होता है मेडिकल केस या सिनेरियो। मेडिकल केस होता है या सिनेरियो होता है। बेसिकली क्या होता है, जो पेशेंट आया है, डॉक्टर को आके अपनी हिस्ट्री दे रहा है, उस हिस्ट्री की बेस पे डॉक्टर उसका डायग्नोसिस बना रहा है कि उसको तशखीस कर रहा है कि उसको बीमारी कौन सी है। मज़ीद उसको तशखीस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए उसके जो लैब टेस्ट करवा रहा है, उस लैब टेस्ट की जो वैल्यूज़ आ रही है, उसकी बेस पे मज़ीद जो डायग्नोसिस बन रहा है और फिर जो उसका सारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको, वो मतलब एक मेडिकल केस होता है हमारे पास, या उसको हम सिनेरियो कहते हैं। जब हमारे पास कोई अगर सिनेरियो में हो ना कि सिनेरियो कोई कहीं पे लिखा हुआ तो उसके अंदर पेशेंट का नाम लिखा होगा, पेशेंट की मसला लिखा होगा, उसके बाद उसने जो लैब्स कराई वो लिखे होंगे, उसके जो रिजल्ट्स आए वो लिखे होंगे, फिर उसकी बेस पे उसका जो डायग्नोसिस कंफर्म होगा वो लिखा होगा। ये हमारे पास मेडिकल केस होता है, या क्या कहते हैं इसको, सिनेरियो कहते हैं। सिनेरियो कहते हैं। सिनेरियो का मतलब क्या है कि मतलब पीछे सीन क्या है उसका, सारी डिजीज का ना पीछे चल क्या है, उसकी बेस पे उसको सिनेरियो कहते हैं। अच्छा, हमने अब पढ़ा था कि जब पेशेंट आ जाता है तो हम हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें ले रहे होते हैं उससे। सबसे पहले क्या पूछते हैं, उसका नेम। अब हम ये पढ़ रहे हैं एलर्जी के लिए, केस पढ़ रहे हैं, पेशेंट आया एलर्जी के साथ। अब हम उससे क्या क्या क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले नेम, फिर उसकी जेंडर, मेल है या फीमेल है, सपोज एलिगेशन, ओके, जेंडर आ गई, मेल या फीमेल आ गया। फिर आगे आता है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस का मतलब क्या होता है, मैरिड है या अनमैरिड है। सही है। फिर उसके बाद इसने लिखा है बच्चों प्रेजेंट। आगे तो यहाँ पे एज चल रही थी, नेम के नीचे ही हम एज लिख देते हैं। एज का क्या मतलब होता है काशिफ, उम्र। सबसे पहले पेशेंट का नाम, उसके बाद उसकी एज, फिर उसकी जेंडर, फिर उसका क्या आ जाता है मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या नहीं। फिर उसके बाद हम पूछते हैं उससे प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस कहते हैं या प्रेजेंट कंप्लेन कहते हैं इसको। कि हमारे पास अब जिस मसले के साथ आया वो मसला क्या है। सही है। मसलन प्रेजेंट कंप्लेन को मैं वैसे एलर्जी से हट के अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास एक पेशेंट आया ना, वो मुझे आके ये बताए कि अब जब ये मैंने उसका नाम चाह पूछ लिया, सारा कुछ पूछ लिया, वो मुझे आके अब अपनी हिस्ट्री देना शुरू कर दे मेरे क्वेश्चन पूछे बगैर, और वो आके मुझे ये बता रहा है कि मैं 2 साल पहले गिर गया था और उसके बाद मुझे चोट लगी थी, मेरी हड्डी टूटी थी, हड्डी जुड़ गई है, उस टाइम दर्द होता था, ठीक हो गया है। तब मैं उससे पूछूंगी फिर अब मेरे पास किस मसले के साथ आए, तो वो क्या होती है, प्रेजेंट कंप्लेन होती है। जो पेशेंट बताएगा ना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, अब इलाज कराने क्यों आया हूँ, तो वो उसकी क्या है, प्रेजेंट कंप्लेन है या प्रेजेंट इलनेस है। इलनेस क्या किसको कहते हैं, बीमारी को कहते हैं। आप इसी तरह एलर्जी में देखेंगे कि जो एलर्जी का पेशेंट आया है उसकी ये सारी हिस्ट्री लेके, ये जो हिस्ट्री होती है ना इसको डेमोग्राफिक डाटा कहते हैं। आप लोग लिख लो इसके साथ, डेमोग्राफिक डाटा। ठीक है, डेमोग्राफिक डाटा होता है सारी, जिसके अंदर हम नेम, एज, जेंडर और उसका मैरिटल स्टेटस। अच्छा, मैरिटल स्टेटस जानना क्यों जरूरी है हिस्ट्री लेने के लिए। कुछ बीमारियां बच्चों ऐसी होती हैं जो आपके पार्टनर से आपको लग सकती हैं। सही है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पार्टनर की वजह से लगती हैं, इस वजह से मैरिटल स्टेटस जानना जरूरी होता है। या हस्बैंड को वाइफ की वजह से लगती है या वाइफ को हस्बैंड की वजह से लग जाती है, तो मैरिटल स्टेटस जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब हमने उसकी प्रेजेंट इलनेस
ले ली। अब एलर्जी के केस में जो ये बाकी सारी यहाँ तक जो हिस्ट्री है ना वो कॉमन है सबकी, कोई भी बीमारी की हिस्ट्री ले रहे हैं वो यहाँ तक सेम, लेकिन एलर्जी की हिस्ट्री लेने के लिए हमें ये वाली जो चीज़ें अब हम पढ़ेंगे ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले उसने लिखा है डेट ऑफ फर्स्ट अटैक। हमने क्या पढ़ा था एलर्जी में कि जब किसी को एलर्जी हो रही है ना तो पहली दफ़ा उसको कुछ नहीं होता। जब पहली दफ़ा उसके अंदर एंटीजन चला गया है उस टाइम उसको कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसकी बॉडी उस टाइम क्या करती है, एंटीबॉडीज बना लेती है। वो एंटीबॉडीज उसको नॉर्मली अब कुछ नहीं कह रही है जब तक कि वो दोबारा वो चीज़ उसके अंदर ना जाए। सही है, एक दफ़ा चीज़ अंदर चली गई, एंटीजन एंटर हो गया कहीं से भी बॉडी के अंदर, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई, दिमाग ने याद कर लिया कि ये चीज़ अगर दोबारा आएगी तो इसको मारना है। सही है, अब वो जो एंटीबॉडीज बन गई हैं अब वो दोबारा अगर पेशेंट उसी इन्वायरमेंट में चला जाता है, उसी माहौल में जाके वही वाला एंटीजन दोबारा अपने अंदर ले जाता है तो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ रिएक्ट करना शुरू कर देती है। हमेशा जब दूसरा एक्सपोजर होता है उसमें, एक्सपोजर का मतलब क्या है कि दूसरी दफ़ा उससे उसका पाला पड़ जाए एंटीजन से, पेशेंट का दूसरी दफ़ा जब एंटीजन से पाला पड़ता है तब जाके रिएक्शन होता है, पहली दफ़ा कुछ नहीं हो रहा होता। समझ आइए इस बात की काशिफ, क्या समझाया मैंने? इतनी सी आवाज़ है बस, ऊंचा बोलो, बोलो शाबाश। पहली दफ़ा एंटीजन जाता है बॉडी में तो कुछ नहीं होता, जब दूसरी दफ़ा उसको वो एंटीजन जाएगा या तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा जितनी दफ़ा भी जाएगा पहली दफ़ा के बाद तो उसको अटैक होगा। तो फर्स्ट अटैक कब होगा, जब दूसरी दफ़ा एक्सपोजर हो रहा है पेशेंट का। तो हम वो डेट पूछ लेंगे कि कौन सी डेट थी। सही है, फिर उसके बाद आता है बच्चों प्लेस, किस जगह पे ये अटैक शुरू हुआ था। आपको मैं बताती हूँ कि अगर किसी को फर्ज करो पोलन से मसले है ना कि जो फूलों के अंदर पोलन है, वो पहली दफ़ा चला गया जी, बाग में चला गया पहली दफ़ा, उसको कुछ नहीं हुआ है लेकिन अपने अंदर वो पोलन ले गया है। अब पोलन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई क्योंकि उसको एलर्जी थी पोलन से। दूसरी दफ़ा जब वो बाग में जाएगा तो जैसे ही जाएगा वो या तो उसको फेंट होना शुरू, यानी बेहोशी वाली हालत आ जाएगी, मतलब वो उसके रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि एलर्जी का रिएक्शन कितना सीवियर है, वो फ़ौरन रिएक्शन दिखाना शुरू कर देगी जैसे ही पोलन उसकी बॉडी में जाए। अब वो प्लेस हमने उससे पूछनी है कि किस जगह जाते हो तो उसकी वजह से एलर्जी का अटैक होता है। फर्स्ट करो किसी को धुएं से, स्मोक से, इन चीज़ों से एलर्जी है तो वो इस तरह के एनवायरनमेंट में जाएगा तो उसको एलर्जी होगी। किसी को ठंड से एलर्जी है, अगर आप लोग देखोगे तो ठंड से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, जैसे वो ठंड में निकलते हैं नाक रेड, फेस उनका रेड हो जाता है, ये नाक रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हम उससे पूछेंगे कि किस जगह पे जाते हो तो एलर्जी होती है। अब फर्ज करो सर्दी है, वो बंदा कमरे से ही निकलता तो उसको एलर्जी तो नहीं होगी, चाहे वो विंटर से एलर्जी हो, सर्दी में बाहर निकलेगा तो एलर्जी होगी। सही है, इसलिए हम उससे प्लेस पूछ लेंगे कि किस जगह जाने से रिएक्शन आता है बॉडी में। सही हो गया, फिर उसके बाद पूछेंगे टाइम, किस टाइम होता है, सुबह में है, शाम में है, दोपहर में है, किस टाइम बाहर निकलो या किस टाइम उस एनवायरनमेंट में जाओ तो ये रिएक्शन शुरू होता है। सही है, पूछ क्यों रही है ये सारी चीजें, ताकि एक तो इलाज करें और दूसरा उसको ये बताएं कि दोबारा इन कंडीशंस में नहीं निकलना पाए, इन चीज़ों से परहेज करना है। ठीक है, फिर आगे है मोड ऑफ ऑनसेट। मोड का क्या मतलब होता है, इस लाइन का मतलब बेटा क्या होगा, मोड का मतलब होता है तरीका क्या है, ऑफ ऑनसेट शुरू होने का, कि जो एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो रहे हैं ना उसका तरीका क्या है, मोड ऑफ ऑनसेट। आप बेहोश हो रहे हो, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके स्किन पे कोई रिएक्शन आ रहा है, वो खारिश हो रही है,
तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर जब मैं उनसे कहूँगी ना कि किस तरह से क्या होता है आपको जब एलर्जी शुरू होती है, तो पेशेंट आगे से बताएगा कि जब मुझे एलर्जी शुरू होती है तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है या मेरे स्किन के ऊपर खारिश होना शुरू हो जाता है। सही है? तो ये क्या होता है? मोड ऑफ ऑनसेट। फिर आगे आता है सीजनल वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है? सीजनल वेरिएशन का मतलब ये है कि मौसम तब्दील होने से एलर्जी पे क्या असर आ रहा है। सर्दी में बढ़ रही है या गर्मी में बढ़ रही है? सही है? सीजनल वेरिएशन, मौसमियाती तब्दीली क्या असर कर रही है? मौसमियाती तब्दीली एलर्जी पे क्या असर कर रही है? फिर आगे आता है जो ड्यूरेशन। ड्यूरेशन से मुराद है दौरानिया, कि जो एलर्जी हुई है और जो रिएक्शन हो रहा है वो कितने टाइम के लिए रहता है, कितनी देर के बाद आराम हो रहा है। समझ आएगा? इंटरेस्टिंग है ना ये? क्या क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले हम क्या लेंगे पेशेंट से? डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा के अंदर क्या क्या आता है? नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और बस ये डेमोग्राफिक है। फिर उसके बाद हम उससे क्या पूछते हैं? प्रेजेंट इलनेस या प्रेजेंट कंप्लेन, कि हमारे पास अब किस मसले के साथ आया। सही है? फिर हम उससे पूछेंगे कि डेट ऑफ फर्स्ट अटैक क्या थी, किस दिन उसको पहले दफा ये अटैक हुआ था, वो डेट पूछ लेंगे। फिर उसके बाद किस जगह पे उसको ये अटैक हुआ था। फिर उसके बाद किस टाइम में उसको अटैक ज्यादा होता है, वो वाला टाइम पूछ लेंगे। मोड ऑफ ऑनसेट क्या है? काशिफ किसको कहते हैं मोड ऑफ ऑनसेट? कि जो वो एलर्जी का रिएक्शन शुरू हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो रहा है, उसका तरीका क्या है, वो कौन से सिम्टम्स देता है। बेसिकली सिम्टम्स का मतलब पता है क्या होते हैं? अलामतें क्या क्या देता है। सही है? उसको क्या कहते हैं? मोड ऑफ ऑनसेट। फिर सीजनल वेरिएशन क्या है? क्या होती है सीजनल वेरिएशन? हाँ, मौसम जो है उसकी चेंजेस क्या असर डालती है एलर्जी के ऊपर। फिर उसके बाद क्या पूछ लेते हैं हम? ड्यूरेशन पूछ लेते हैं। सही है? चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहे हैं। किसी को ब्लड प्रेशर मेजर करना आता है? आता है अलीशा? कौन सा, डिजिटल या मैनुअल? ये बता दूं बच्चों, एक चीज होती है वाइटल साइंस। अगर मेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो आपके वाइटल साइंस है, जो आजकल हॉस्पिटल्स में गलत रीडिंग्स देते थे, फेक रीडिंग्स डालते हैं डॉक्टर्स। वाइटल साइंस क्या है? वाइटल क्या होता है? वाइटल वो चीज होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको हम वाइटल कहते हैं। साइंस क्या होती है? अलामतें हैं। वाइटल साइंस क्या होते हैं वाइटल साइंस? ऐसी चीजें जिनको पेशेंट के अंदर जानना बहुत जरूरी है, जिनकी बेस पे हम सारा ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। अब आप लोग मुझे बताओगे कि क्या क्या हमारी बॉडी के हिसाब से वाइटल हो सकता है। विकास को एक चीज बताओ। हाँ जी निशा। ब्लड प्रेशर अभी बोला मैंने पहले। और टेम्परेचर वेरी गुड। और काशिफ आप भी बताओ एक कोई। नीचे से देख के आप डॉक्टर के पास जाते हो, बुखार के साथ चले जाते हो, डॉक्टर क्या क्या चेक करता है आपका? चल मैं बताती हूँ। सबसे पहले है हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। दूसरा है हमारा टेम्परेचर, हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, इससे ऊपर नीचे होगा तो हम बीमार हैं, ठीक है। तीसरा होता है रिस्पायरेटरी रेट, उसको हम ब्रीदिंग रेट भी कहते हैं, ठीक है। 3 वाइटल्स हो गए
गए। चौथा होता है पल्स रेट। पल्स रेट जो डॉक्टर यहाँ से पकड़ के चेक करता है पल्स कितनी आ रही है, इसको पल्स रेट भी कहते हैं, इसको हार्ट रेट भी कहते हैं। सही है। ये जो पल्स होती है ये बेसिकली हमारे दिल की धड़कन बता रही होती है कितनी दफा धड़कन। कभी घर जाके आज सबने ना 1 मिनट के अंदर अपनी पल्स काउंट करके देखनी है कितनी दफा आती है। 1 मिनट के अंदर मैयर कैसे करते हैं? ये जो यहाँ पे आप रखोगे ना अपनी ये वाली 3 उंगलियां इधर रखोगे, अगर दरम्यान वाली उंगली पे आपको फीलिंग आएगी कि कोई चीज़ चल रही है। ये हमारी पल्स है। 1 मिनट के अंदर सबने काउंट करके आनी है कि कितनी दफ़ा आई। ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चों, आपकी जो बुक ने लिखा हुआ है ना, वो लिखा है उसने कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट। हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही है, इसको काट दो। कार्डिक आउटपुट जो होता है ना वो हम इस तरह से मेजर नहीं करते, वाइटल्स में मेजर नहीं करते, इसको भी काट दो। इसकी जगह लिख लो ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन आजकल बहुत बड़ा वाइटल है। कोविड जो है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को खराब करता है जाके। कौन कौन से पढ़े बच्चों हमने? सबसे पहले पढ़ा हमने ब्लड प्रेशर। दूसरा कौन सा पढ़ा है? टेम्परेचर। तीसरा कौन सा है? रेस्पिरेटरी रेट। चौथा कौन सा है? पल्स रेट या हार्ट रेट। पांचवा कौन सा है? ऑक्सीजन सैचुरेशन, कि ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है। ये 5 वाइटल्स हैं। एक छठा वाइटल है पेन का, लेकिन वो उन सारे केसेस में नहीं लिखते। ठीक है, हम ये 5 बेसिक पढ़ेंगे अभी। अब इन वाइटल्स की एक नॉर्मल वैल्यू है। सही है। ये जितने भी वाइटल्स हैं सबकी एक नॉर्मल वैल्यू है। जब बंदा, अब चेक करने का मकसद यही है, अगर वो वैल्यू ज़्यादा है या कम है तो वो बंदा डिजीज है। फर्ज करो ब्लड प्रेशर हम ले लेते हैं। ब्लड प्रेशर की रीडिंग अगर 120/80 से ज़्यादा आती है तो हम ये कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। सही है। किसी न किसी बीमारी में ही होगा ना ब्लड प्रेशर ज़्यादा। अगर 180/20 से कम आती है तो हम कहते हैं कम हो, ब्लड प्रेशर कम है। तो वो भी तो किसी बीमारी में ही होगा ना। तो बेसिकली हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा? वाइटल साइन हो गया है। हमारा जानना जरूरी है कि पेशेंट इस वक्त किस कंडीशन में है ब्लड प्रेशर के हिसाब से। सही है। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 120/80। इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर। इससे कम होगा तो क्या कहेंगे? लो ब्लड प्रेशर। सही है। लेकिन इस वैल्यू के अंदर वेरिएशंस आती रहती हैं। एज के साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। सही है। फिलहाल सिर्फ वाइटल साइन याद रखने हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा। फिर आता है बच्चों टेम्परेचर। अच्छा, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा ऑपरेटर्स होता है? किस चीज़ से मेजर करते हैं? मुश्किल सा नाम है, तो बीपी ऑपरेटर्स कह दो। बीपी ऑपरेटर्स तो होता है ना, उसका नाम होता है स्पेग्मोमैनोमीटर, उसको कहते हैं। सही है। लेकिन उसको जनरली हम क्या घरों में क्या कहते हैं? बीपी ऑपरेटर्स कह देते हैं। अब कोई बीपी ऑपरेटर्स आके उसके सामने बोलेगा तो आपको पता होगा उससे हम ब्लड प्रेशर लेंगे सिर्फ। सही है। ये बहुत तरह के हैं, डिजिटल है, मैनुअल है। सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है वो मैनुअल वाले से आता है, जो डॉक्टर के पास पड़ा होता है ना, एक इस तरह लंबा सा और इस तरह नीचे लगा होता है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको ला के दिखा दूँ। बात सही है। इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें मेजर करना सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया।
ब्लड प्रेशर का आप लोगों का पूरा डिटेल में टॉपिक है, फिर हम पढ़ेंगे। ये अब हमारा कौन सा वाइटल साइन है? सबसे पहला वाइटल साइन हमारे पास ब्लड प्रेशर आ गया। फिर हमने क्या पढ़ना है? टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का नॉर्मल? 37 डिग्रीज। अगर हम सेल्सियस में ले रहे हैं तो कितना होता है? 37। और अगर हम फॉरेनहाइट में, टेम्परेचर के स्केल से पता है ना, सेल्सियस और फॉरेनहाइट जो होते हैं, अगर हम फॉरेनहाइट में लेते हैं तो ये होता है 96.5 to 98 तक नॉर्मल होता है। ये मजीद कंफर्म कर लेना, ठीक है। अगर हम सेल्सियस में लेते हैं, डिग्री में लेते हैं तो 37 है, और अगर हम फॉरेनहाइट में लेते हैं तो 96.5 से 98 के दरमियान होता है। हमारे जो थर्मोमीटर है सारे फॉरेनहाइट में बने होते हैं, जो हमारा टेम्परेचर आता है वो फॉरेनहाइट में आता है, सही है। अब टेम्परेचर लेते कहाँ से? हाँ, और टेम्परेचर ले सकते हैं हम, थर्मामीटर मुंह में रख लिया तो ले लिया, बगल में लेते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सिलरी। लेकिन एक मेथड है जो सबसे एक्यूरेट है, अगर हम वो टेम्परेचर लेते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी बॉडी का टेम्परेचर आता है। ये दोनों परफेक्ट नहीं, इनकी रीडिंग्स में फर्क होता है। रेक्टल टेम्परेचर बच्चों, कभी जानवरों का टेम्परेचर देखा कैसे लेते हैं? उनके एनएस के थ्रू हम थर्मामीटर डालते हैं। रेक्टल टेम्परेचर की वैल्यू परफेक्ट वैल्यू होती है, लेकिन वो मोरली यूज करना ठीक नहीं है, तो उसको हम इसलिए अपनी प्रैक्टिस में यूज नहीं करते। लेकिन बच्चों के अंदर ये रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है। अब रेक्टम क्या होता है ये मुझे कौन बताएगा? किस सिस्टम का पार्ट है रेक्टम? अभी सुबह आपने मुझे बताया रेक्टम किसको कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है? रेक्टम और फिर एनएस के थ्रू थर्मामीटर डाल के रेक्टल टेम्परेचर ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आता है, बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमारा। लेकिन वो मोरली ठीक नहीं है, हर बंदे को हम रेक्टम में टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकते, इसलिए हम ओरल टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। या बेड रिडन पेशेंट है, बेड पे लेटा हुआ, तो हम उसका एक्सिलरी ले लेते हैं, जो बगल के अंदर से लेते हैं। सही है वकास साहब, समझ आइए कितना टेम्परेचर होता है हमारा नॉर्मल? 5 से 98 तक नॉर्मल है। इसकी वैल्यूज आप लोग एक दफा चेक कर लेना, फिर भी क्योंकि मेरे पास लिखी हुई 97 पॉइंट। अच्छा, ये भी बच्चों डिपेंड करती है कि जो थर्मोमीटर है वो किस कंपनी का है, उसके हिसाब से ये थोड़ी बहुत वैल्यूज में फर्क होगा। कुछ जगह पे वैल्यूज 96.5 to 98 की है, लेकिन कुछ थर्मोमीटर में ये वैल्यू आती है। समझ आइए, चलिए आगे। मजे का टॉपिक है ना ये, ऐसी चीजें पढ़ानी चाहिए मेडिकल में, पता नहीं कितने बायोकेमिस्ट्री में और काम फंसा के। चलो, इसके आगे होता है बच्चों रेस्पिरेटरी रेट। बंदा सांस कितने ले रहा है 1 मिनट के अंदर, कितने सांस लेते हैं हम 1 मिनट में? कुछ आइडिया? 43 मारना है बंदा। ओनली 12 to 18 ब्रेथ्स 1 मिनट के अंदर हम 12 से 18 के दरमियान सांस ले रहे होते हैं। चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने के लिए कोई स्केल नहीं है। पेशेंट आपके सामने लेटा हुआ है, आप क्या करते हो? ये बेड है, पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है, आप यहाँ पे साइड पे खड़े हो जाते हो, या फिर उसकी पाँव वाली साइड पे खड़े होते हो आप।
और आप देखते हो कि उसकी चेस्ट कितनी दफ़ा ऊपर आई है और कितनी दफ़ा नीचे गई है। आप 1 मिनट के अंदर उसको काउंट कर लेते हो। सही है। अब पेशेंट ड्रामेबाज होता है। जब पेशेंट को ये बता दो ना कि उसका सांस चेक करने लगे हैं, तो वो ड्रामे में ज़्यादा सांस लेना शुरू कर देता है। सही है। तो पेशेंट को ये पता नहीं चलने देना कि हम उसका सांस चेक करें। पेशेंट नॉर्मल लेटा है, पकड़ लो उसकी पल्स, कि उसको यही लगे कि आप पल्स चेक कर रहे हो, लेकिन आप चेक क्या कर रहे हो उसका सांस, कि वो सांस कितनी दफ़ा ले रहा है और कितनी दफ़ा बाहर निकाल रहा है। वो जो ये वाली मूवमेंट है ना, 1 मिनट के अंदर जितनी दफ़ा ऊपर जाएगा, जितनी दफ़ा नीचे जाएगा, हम उसको काउंट कर लेते हैं। वो उसका ब्रीदिंग रेट होता है। सही है। फिर आता है बच्चों पल्स रेट या हार्ट रेट। पल्स रेट क्या होता है? अभी मैंने बताया है कि जो जितनी दफ़ा हमारा दिल धड़कता है उसको हम कहते हैं पल्स रेट या हार्ट रेट। वो जितनी दफ़ा धड़क रहा है ना, वो पल्स यहाँ पे आती है। ओके। हम क्या करते हैं, अपनी इन 3 फिंगर्स को यहाँ पे रख लेते हैं, मतलब जहाँ से भी हमने पल्स लेनी है, जिस भी आर्टरी की लेनी है, यहाँ पे रख लेंगे और उसको 1 मिनट के लिए काउंट कर लेते हैं। अब डॉक्टर्स 1 मिनट के लिए काउंट नहीं करते बेसिकली, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस स्पीड से चल रही है, उसी से बता देंगे कि क्या रेट है। सही है। लेकिन हमने ये काम नहीं करना, हमने 1 मिनट में ही काउंट करना है। या हमें तो अभी नहीं आता है ना, उनका तो एक्सपीरियंस होता है। समझ आइए कितना होता है हमारा हार्ट रेट? 72 बीट्स पर मिनट। कितना है? 72 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल बंदे का हार्ट रेट कितना है? 72 बीट्स पर मिनट। अब कुछ टर्म्स है बता दूं। 72 बीट से अगर ज़्यादा है, तकरीबन कितना ज़्यादा है, 100 तक चला गया, तो उसको कहते हैं टैकीकार्डिया। टैकी का मतलब है ज़्यादा, कार्डिया का मतलब है हार्ट रेट। सही है। अगर 72 से कम है, कहाँ चला गया, तकरीबन 60 पे, तो हम उसको क्या कहते हैं? ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडी का मतलब क्या है? कम होना। कार्डिया का मतलब है हार्ट रेट। टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया फौरन पता चल जाते हैं पल्स लेने से। ओके। फिलहाल सिर्फ वाइटल्स याद रखने हैं, ये बोनस है आपके लिए। लिख के आओगे अगर वाइटल्स में ये चीज़ें, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नोट करोगे तो लिख के आओगे ना काशिफ। क्या होता है टैकीकार्डिया? हार्ट रेट अगर ज़्यादा हो जाए, अगर हमारा दिल ज़्यादा दफ़ा धड़क रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। तकरीबन कितना ज़्यादा हो जाए? 100 तक चला जाए। और ब्रैडीकार्डिया क्या होता है? कम हो जाना। कितना कम हो जाए? 60s में चला जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रैडीकार्डिया। फिर सबसे एंड में बेटा आता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ऑपरेटस होता है छोटा सा, जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। किसी को पता है? वो ऑपरेटस, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करते हैं, कि ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, उसको मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर। ये लिख लो आप लोग, पल्स ऑक्सीमीटर। छोटा सा होता है, उसके अंदर एक लाइट होती है। वो लाइट बेसिकली आपकी उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन को काउंट करती है। आपने अक्सर देखा होगा आईसीयू में आप जाओ तो पेशेंट के इधर फिंगर के ऊपर एक वो लगी होती है, छोटा सी मशीन लगी होती है। वो क्या होती है? बेसिकली पल्स ऑक्सीमीटर होती है, जो कि किसकी वैल्यू दे रही होती है? ऑक्सीजन सैचुरेशन की। नॉर्मल बंदे के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से लेकर 99 तक होनी चाहिए। अगर किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम हो रही है, तो उसको फौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब जो ये कोविड में पेशेंट थे, इनको मसला किस चीज़ का था? इस सैचुरेशन का था।
जिसकी सेचुरेशन ड्रॉप हो गई उसको वेंटिलेटर चाहिए सांस लेने के लिए, एक्सटर्नल सोर्स चाहिए कि वहाँ से सांस ले, अपना सांस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई है, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम होगी 100 तक। समझ आई? अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में डिफरेंस आता है ना तो बंदे का सांस लेने का पैटर्न बदल जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है तो वो क्या करता है, बहुत तेज तेज सांस लेता है। कोविड के किसी पेशेंट की आपने वीडियो देखी हो या कोविड का कोई पेशेंट आपने देखा हो तो आप देखो वो तेज तेज से सांस ले रहा है, बोला भी नहीं जा रहा उससे सांस के दरमियान। तो क्या हुआ है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो गई। तेज तेज सांस क्यों ले रहे हैं? जितने सांस लेगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी। तो ये नेचरली अल्लाह की तरफ से ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। किसी की सेचुरेशन ड्रॉप करके वो तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं। सही है? ऐसे बंदे को फौरन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं या फिर ये वेंटिलेटर पे चला जाता है। वेंटिलेटर का पता है क्या होता है? एक एक्सटर्नल सोर्स है, एक मशीन है जिसके ज़रिए से हम पेशेंट को सांस दिलवा रहे हैं, क्योंकि पेशेंट अपना सांस खुद नहीं ले सकता। ठीक है? ऑक्सीजन मास्क तो देखे होंगे ना, असली में नहीं देखते तो मूवीज में तो देखे ही होंगे, देखे हुए ना। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, ऑक्सीजन दे रहे होते हैं बंदे को। किस केस में? ऑक्सीजन सेचुरेशन के ड्रॉप होने की केस में। कितनी होती है नॉर्मल? 95 से 99 तक। कितने वाइटल होते हैं बच्चों? अच्छा, फिर एक वाइटल है पेन। कुछ केसेस में जब पेशेंट थक गए, जब पेशेंट पेन की कंप्लेंट कर रहा है तो हम उसकी पेन की भी रीडिंग लेते हैं। उसका तरीका बहुत मजे का होता है। एक तरीका तो ये है, मैं पेशेंट से ये पूछ लूं कि अगर मेरे पास 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक का स्केल है, आप मुझे बताएं कि आपके दर्द का लेवल कितना है। आपके सर में दर्द है इस टाइम? कम है। अब फर्ज करो मैं आपको ये कहती हूँ कि 0 से 10 तक का एक स्केल है, आप मुझे बताओ कि इस टाइम सर में दर्द किस लेवल का है आपका? 5। तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब हम पेशेंट से ये पूछ लेते हैं कि अगर मैं आपको एक स्केल दे रही हूँ जिसके ऊपर 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज हैं, तो आप मुझे बता दो कि आपका दर्द किस लेवल का है। हम ये बहुत ज़्यादा यूज करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, सही? वो आपको बता देगा कि ये 1 है, ये 2 है, या 7 है, या 8 है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी शैटिका के साथ, जिसमें कमर से दर्द निकलता है और पाँव में जाता है। वो पहले दिन जब आई थी तो वो कह रही थी कि मुझे 9-10 पे पेन है, इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं चल भी नहीं सकती। उसका ट्रीटमेंट हुआ 1 दिन। बेसिकली वो हमारी एक नस होती है जिसको नर्व कहते हैं, वो दब जाती है। उसको आप 1-2 दिन में प्रोटोकॉल दो ना, ट्रीटमेंट दो, तो ठीक हो जाती है, तो रिलीज हो जाती है। पेशेंट समझते हैं जादू हो गया। 1 दिन ट्रीटमेंट लेके गई, अगले दिन आके कहती है मेरा दर्द 5 पे आ गया। तीसरे दिन जब वो आई तो वो बताई थी कि बस 1-2 पे कभी होता है कभी ठीक, लेकिन बहुत बेहतर। वो बता मैंने आगे बताया कि मैं पिछले 2.5 महीने से सोई नहीं, और कल ऐसी रात थी कि मैं बगैर पैराडोल खाए सारी रात सोई थी। जो मेरे सर में दर्द होता है तो पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब नींद आती है बिल्कुल। ये माइग्रेन तो नहीं है आपको? माइग्रेन तो नहीं है? मतलब आधे सर का दर्द होता है? कभी कभी आधे होता है, टेंशन दूर की आधे सर का दर्द होता है। वैसे बहुत पूरे में मतलब कितने ऐसे बार होता है? हुआ था जब रिजल्ट आया मैट्रिक का। कुछ लोगों को बच्चों माइग्रेन होता है। माइग्रेन बहुत बुरी चीज़ है। सर का दर्द एक बहुत बुरी चीज़ है ना, मतलब आप कुछ नहीं कर सकता सर दर्द के साथ। माइग्रेन उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। माइग्रेन में क्या होता है कि कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है कुछ चीज़ों से। बल्कि अच्छा है हमारे एलर्जी के टॉपिक में हम पढ़ लेते हैं। माइग्रेन में जैसे मेरी फैमिली में मेरे जो चाचू की फैमिली है उनको माइग्रेन है, बहुत सारे बहन भाइयों को। क्यों? वो जब किसी का शोर से, मतलब ज़्यादा शोर में चले जाएं उनका सर दर्द हो जाता है। वो ज़्यादा ब्राइट लाइट देख ले तो सर दर्द हो जाता है। उनकी
उनकी नींद पूरी नहीं हो रही तो सर दर्द हो जाता है। तो ये क्या है, सारे एलर्जेंस हैं जो एलर्जी बना रहे हैं और वो माइग्रेन होगी। माइग्रेन का इलाज नहीं। सिंपल इसका एक प्रोटोकॉल ये तरीका होता है कि हम पेशेंट को पैनाडोल स्टार्ट करवा देते हैं। जब तक उस पैनाडोल असर करती रहती है हम उसको ये कहते हैं कि जब दर्द हो तो पैनाडोल खा लो, वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ अरसे बाद हमारी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है, वो पैनाडोल को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, फिर उसको थोड़ी सी लो पोटेंसी मेडिसिन पे ले आते हैं, एनसिड्स देना शुरू कर देते हैं जो दर्द के लिए होते हैं एनसिड्स, लेकिन लो पोटेंसी देते हैं। फिर जब तक वो एनसिड्स पे चलता है तो एनसिड्स पे चलता रहता है। कोशिश ये करनी होती है माइग्रेन के पेशेंट में कि जिस चीज़ से उसको माइग्रेन हो रहा है ना, कि वो बस उस चीज़ के पास ना जाए। अगर किसी को नींद कम लेने से माइग्रेन होता है, आप लोगों के घरों में भी अगर किसी को ऐसा दर्द होता हो, हर कुछ अरसे बाद ये दर्द होता, तो आप ये गाइड करना उन्हें कि जिस चीज़ की वजह से दर्द होता है ना, वो चीज़ छोड़ दो। बेसिकली एलर्जी यही होती है ना, जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है उस चीज़ को छोड़ दो। सही है। अब फर्ज करो किसी को नींद कम लेने से माइग्रेन होता है, तो उसको हमने बताना है कि अपनी नींद पूरी करो, चाहे जो भी हो रहा है अपनी नींद पूरी करो। अगर आप नींद पूरी नहीं करोगे तो सुबह आप सर दर्द के साथ उठोगे। सही है। अगर किसी को तेज रोशनी से एलर्जी है तो उसको कह रहे हैं कि तेज रोशनियों से परहेज करें, मध्यम रोशनी में रखें। सही है। एलर्जी के केस में भी तो ऐसे ही करना है। आपके घरों में, आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा केस आ जाता है जिसमें वो आपको लग रहा है कि इसको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उसको ये बताना है कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी है उसको छोड़ दो। कोई आपको अगर आके कहता है कि मैं दूध पीता हूँ, मेरे पेट में दर्द हो जाता है, तो इसका मतलब है उसको लैक्टोज से एलर्जी है। दूध के अंदर लैक्टोज है ना, तो उसको ये बताना है कि दूध पीना छोड़